कुछ नया और बेहतर सीखने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कोरिलेशन के बारे में। चैप्टर है हमारा कोरिलेशन एनालिसिस, और ये वीडियो जो होने वाली है वो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन की होने वाली है। तो देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या कुछ कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोरिलेशन का मीनिंग और डेफिनेशन, उसके टाइप्स, कितने टाइप्स का होता है कोरिलेशन, ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। साथ ही डिस्कस करने वाले हैं हम डिग्री ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन की डिग्री हम कैसे मेज़र कर सकते हैं और कितने टाइप्स की होती है, ये भी हम पढ़ने वाले हैं डिग्री के बारे में। देन हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड एंड प्रोबेबल एरर। स्टैंडर्ड एरर कौन सा होता है, प्रोबेबल एरर कौन सा होता है और कैसे हम उसे मेज़र कर सकते हैं, ये भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। लास्ट टॉपिक जो इसमें होने वाला है वो है मेथड्स ऑफ फाइंडिंग कोरिलेशन। अब कोरिलेशन के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो साथ में इसके मेथड्स के बारे में भी पढ़ेंगे, जिससे हम कोरिलेशन को फाइंड कर सकते हैं। दैट इज़ न्यूमेरिकल पोर्शन। जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो उन मेथड से सॉल्व हो जाएगा। कितने मेथड होते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं, वो सारे मैं आपको बताऊंगा जब इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। और सबसे एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके बताने वाला हूँ मैं आपको, ताकि आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना भी आसानी से सीख सकें। तो ये वीडियो थोड़ी आसान होने वाली है, लेकिन थोड़ी सी लेंदी भी हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। लेकिन ये वीडियो पूरी तरह से कंप्लीट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोरिलेशन के बारे में कोई भी डाउट नहीं बचेगा और आप आसानी से इस चैप्टर को अटैम्प्ट कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं चैप्टर को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले जान लेते हैं कोरिलेशन होता क्या है। इफ टू सीरीज वेरी इन सच अ वे दैट फ्लक्चुएशन इन वन वेरिएबल इज अकम्पनीड बाय द फ्लक्चुएशन इन अदर वेरिएबल, दीज वेरिएबल्स आर सेड टू बी कोरिलेटेड। बेसिकली इनका कहने का मतलब क्या है, हम जब भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं तो हमें दो वेरिएबल्स दे रखे होते हैं, एक एक्स और एक वाई, और उनकी कुछ वैल्यूज़ दे रखी होती हैं। तो अगर ये दोनों वेरिएबल में कोई भी एक में चेंज आता है, जैसे कि अगर एक्स की वैल्यू में चेंज आता है तो उसके एक्स की वैल्यू में चेंज आने की वजह से अगर वाई की वैल्यू में भी चेंज आता है तो फिर वो क्या कहलाएंगे, दोनों वेरिएबल एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। तो बेसिकली सिंपल सा बड़ा मीनिंग है इसका। दोनों वेरिएबल एक दूसरे से कोरिलेटेड जब कहलाएंगे जब दोनों में से किसी भी एक में चेंज आने पर दूसरे के अंदर ऑटोमेटिकली चेंज हमें दिखता है, तो दोनों कोरिलेटेड कहलाएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। राइज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी रिड्यूस इट्स डिमांड एंड वाइस वर्सा। अगर एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो उसकी वजह से उस कमोडिटी की डिमांड कम हो जाती है। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा डिमांड एनालिसिस, जो हमने चैप्टर पढ़ा था डिमांड और सप्लाई के बारे में, तो उसमें बताया था कि अगर किसी भी प्रोडक्ट के हम प्राइस बढ़ा दें तो ऑब्वियस है उसकी डिमांड कम हो जाएगी, कम लोग उसे परचेज करेंगे। तो सिंपल सा रिलेशन है इन दोनों में, प्रोडक्ट के प्राइस में और प्रोडक्ट की डिमांड में, दोनों में कोरिलेशन हुआ। उसकी अगर प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कम हो जा रही है। तो ये क्या है, ये दोनों जो रिलेशन है इन दोनों प्रोडक्ट के बीच में वो कोरिलेशन कहलाएगा। सिंपल सा एग्जाम्पल है। एक और देख लेते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन रेनफॉल एंड प्रोडक्शन। अगर रेनफॉल बढ़ रही है तो प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है। रेनफॉल अगर ज़्यादा होती है, जिस साल बारिश ज़्यादा पड़ती है, कहते हैं कि उस साल खेती अच्छी हुई है, प्रोडक्शन अच्छा हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा फसल होगी है। तो प्रोडक्शन क्या है, रेनफॉल के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। तो इन दोनों का पॉजिटिव रिलेशन रहा, रेनफॉल और प्रोडक्शन का। रेनफॉल बढ़ती है तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा एट सम एक्सटेंट। हमें सिर्फ इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, रिलेशन पढ़ना है दो वेरिएबल्स के बीच में, और कैसे हम उसे कैलकुलेट करेंगे ये भी मैं आपको इस चैप्टर में बताने वाला हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है इसमें। So the term correlation refers to the study of relationship between two or more variables. ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ दो ही वेरिएबल हों, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे कि हमने अभी पढ़ा रिलेशनशिप बिटवीन रेनफॉल एंड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, रेनफॉल पे भी करता है, सॉइल की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है, फर्टिलाइजर्स जो उसमें ऐड कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है, वेदर पे भी डिपेंड करता है। तो प्रोडक्शन के साथ साथ और काफ़ी वेरिएबल्स हम उसमें ऐड कर सकते हैं। अगर हम स्टडी करना चाहें प्रोडक्शन के ऊपर, तो हम दो वेरिएबल्स या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बारे में जब रिलेशन फाइंड करते हैं तो उसे कोरिलेशन कहा जाता है। बड़ा ही सिंपल सा है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द डेफिनेशंस। तो कोरिलेशन की डेफिनेशंस के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो देखते हैं सबसे पहली डेफिनेशन क्या है। इफ़ टू और मोर क्वांटिटीज वेराई सो दैट मूवमेंट इन वन टेंड्स टू बी अकम्पनीड बाय करस्पॉन्डिंग मूवमेंट इन अदर, देन दे आर सेड टू बी कोरिलेटेड। ये डेफिनेशन वही चीज़ बता रही है कोरिलेशन के बारे में। अगर एक भी वेरिएबल के अंदर चेंज आ रहा है तो दूसरे वेरिएबल के अंदर भी
चेंज आ रहा है उसकी वजह से, तो ये कोरिलेशन कहलाएगा। ये डेफिनेशन हमें दी है L.R. कॉर्नर ने। तो अगर आपके एग्जाम में डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप इसे लिख सकते हैं, काफ़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। उम्मीद करता हूँ आपको आसानी से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। कोरिलेशन मीन्स दैट बिटवीन टू सीरीज और ग्रुप ऑफ डेटा देयर एग्जिस्ट सम कैजुअल कनेक्शन। तो ये भी वही चीज़ समझाना चाह रहे हैं, इनकी थोड़ा से वर्ड चेंज हो गए हैं। डेफिनेशन सबकी अलग अलग थोड़ी सी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन मीनिंग सबका सेम ही है। जो मैंने आपको बताया कोरिलेशन होता क्या, वही चीज़ ये लोग भी समझाना चाह रहे हैं। तो इनकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है कोरिलेशन मीन्स दैट बिटवीन टू सीरीज और ग्रुप ऑफ डेटा देयर एग्जिस्ट सम कैजुअल कनेक्शन। अगर दो सीरीज हमें दी हैं तो उनके बीच में हमेशा कोई ना कोई कैजुअल कनेक्शन होता है, मतलब वही है, एक दूसरे के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होता है, वही कोरिलेशन होता है। तो ये हमें दी है W.I. किंग ने। आप इनकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, काफ़ी छोटी है, एक ही लाइन की है, आसानी से याद भी हो जाएगी। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। कोरिलेशन एनालाइजेस अटेम्प्ट्स टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि कोरिलेशन एनालिसिस क्या होता है, टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, कि दो वेरिएबल अगर हमें दिए हैं तो उनके बीच की डिग्री फाइंड करना कि कितने डिग्री का रिलेशनशिप है। ये बताइए हमें डेफिनेशन किसने, काउडेन ने। इनका नाम है काउडेन। आप देख रहे होंगे कि ज़्यादातर नाम क्या है, फॉरेन नेम है, तो मोस्टली ये जो स्टैटिस्टिक्स के जो डेफिनेशंस हैं ज़्यादातर फॉरेनर्स ने ही दी है। आप चाहें तो W.I. किंग की भी लिख सकते हैं डेफिनेशन, L.R. कॉर्नर की भी याद कर सकते हैं और काउडेन की भी याद कर सकते हैं। तीनों ही डेफिनेशन काफ़ी छोटी छोटी हैं, मैं आपको वही डेफिनेशंस बता रहा हूँ जो काफ़ी सिंपल हैं और आप इजीली लर्न कर सकते हैं। तो लास्ट डेफिनेशन दे रखी है, टू वेरिएबल्स आर सेड टू बी कोरिलेटेड इफ द चेंज इन वन वेरिएबल रिजल्ट्स इन अ करस्पॉन्डिंग चेंज इन अदर वेरिएबल। बहुत ही ईजिली समझ में आ गया होगा आपको। दो वेरिएबल्स कब कोरिलेटेड कहलाते हैं, जब एक में कोई चेंज हो रहा है उसकी वजह से दूसरे में भी कोई चेंज आ जाए। तो ये डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है और ये डेफिनेशन दी है मतलब मैंने, मेरी अपनी बनाई हुई डेफिनेशन है। काफ़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। कोरिलेशन मुझे समझ आ गया था, बाकी लोगों की मैंने डेफिनेशंस पढ़ ली, तो मैंने अपनी एक छोटी सी डेफिनेशन बनाई। अगर आपको ये आसान लगे तो आप इसे लर्न कर सकते हैं समझने के पर्पज़ से, लेकिन आप एग्जाम में इसे नहीं लिख सकते क्योंकि ये डेफिनेशन मेरे द्वारा दी गई है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं टाइप्स की तरफ। कोरिलेशन के कितने टाइप्स होते हैं ये चीज़ हम देख लेते हैं। तो बेसिकली कोरिलेशन जो है 3 टाइप्स का होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा और एलैबोरेट कर दिया है, उन तीनों टाइप्स को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे आपको 5 टाइप्स का देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट है पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन, दूसरा लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन, थर्ड टाइप है हमारा सिंपल कोरिलेशन, एंड फोर्थ टाइप में पार्शियल कोरिलेशन, फिफ्थ है मल्टीपल कोरिलेशन। बेसिकली मैंने आपको बताया था 3 तरीके के होते हैं और यहाँ पे मैंने 5 तरीकों में इनको डिवाइड कर दिया है, एलैबोरेट कर दिया और ज़्यादा। तो यहाँ पे बेसिकली 3 तरीके के कौन कौन से थे, पॉजिटिव नेगेटिव कोरिलेशन एक ही टाइप था, लीनियर नॉन लीनियर कोरिलेशन सेकंड टाइप है, एंड थर्ड जो सिंपल पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन ये तीसरा टाइप माना गया है। बुक्स के अंदर यही चीज़ मिल जाएगी आपको देखने के लिए। मैंने यहाँ पे एलैबोरेट करने के लिए थोड़ा और डिफ्रेंशिएट कर दिया इन तीनों के बीच में और आपको समझने में आसानी रहेगी इस तरीके से। तो चलिए इन 5 टाइप के बारे में पढ़ लेते हैं, कौन कौन से होते हैं ये टाइप्स। तो फर्स्ट सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन के बारे में। इफ द चेंजेस इन 2 कनेक्टेड सीरीज इज इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज इंक्रीज इन वन वेरिएबल इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन अदर वेरिएबल, द कोरिलेशन इज सेड टू बी पॉजिटिव। यहाँ बेसिकली समझा रहे हैं अगर दोनों वेरिएबल्स 2 कनेक्टेड सीरीज हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, अगर वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, जैसे कि ऊपर की तरफ कर रही हैं या नीचे की तरफ कर रही हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इंक्रीज इन फादर्स एज, इंक्रीज इन सन्स एज। सिंपल सा एग्जाम्पल है, अगर फादर की एज बढ़ रही है तो सन की एज भी तो बढ़ेगी, ये तो नेचुरल फिनोमिना है। अगर ये एज बढ़ रही है तो टाइम के संग सबकी ही एज बढ़ेगी। तो ये क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन है इन दोनों के बीच में। फादर की एज जितनी स्पीड से बढ़ रही होगी उतनी स्पीड से सन की एज भी बढ़ेगी, बच्चे की एज भी उतनी स्पीड से बढ़ेगी। तो बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल है। पॉजिटिव कोरिलेशन यही चीज़ हमें बताना चाहता है कि अगर एक चीज़ में इंक्रीज आ रही है, अगर एक कमोडिटी में इंक्रीज आ रही है या एक वेरिएबल में इंक्रीज वे में जा रही है, अगर ऊपर की तरफ जा रहा है उसका ग्राफ, तो दूसरे का भी सेम डायरेक्शन में ही जाएगा विद सेम पेस, एक ही पेस के संग, एक ही स्पीड में। तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाएगा। देख लेते हैं नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है। सेकंड चीज़ आ गई नेगेटिव कोरिलेशन। इफ 2 रिलेटेड सीरीज changes in the opposite direction, that is increase in one variable is associated with the decrease in other variable, the relation is said to be negative। अगर एक चीज़ एक वेरिएबल अगर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और दूसरा वेरिएबल नीचे की तरफ मूव कर रहा है, that is opposite
रिलेशनशिप है अगर दोनों के बीच में, दोनों अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव कोरिलेशन कहलाएगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। लाइक रेज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी रिड्यूसेस इट्स डिमांड। सिंपल सा एग्जाम्पल है, अगर प्राइस बढ़ रहे हैं किसी कमोडिटी के तो उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, लोग कम परचेज करेंगे, प्राइस ज़्यादा महंगे हो रहे हैं तो अगर उसके, तो इसका रिलेशन जो है वो नेगेटिव रिलेशन है। एक ऊपर की तरफ जा रही है, राइज हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं प्राइस, दूसरा सप्लाई जो है, डिमांड जो है लोगों की, वो डिक्रीज हो रही है। तो दोनों क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। तो यही है नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन हमने समझ लिया है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट टाइप है जो है लीनियर और नॉन लीनियर कोरिलेशन। देखते हैं क्या होता है लीनियर कोरिलेशन। If the amount of change in one variable tends to be a constant ratio of change in other variable, the correlation is said to be linear. We get a straight line if the variable of these series are marked on a graph paper. इसमें बड़ा ही सिंपल सा आपको समझ में आ जाएगा। लीनियर कोरिलेशन कब है, जब किसी एक वेरिएबल में जो चेंज आ रहा है उसी के सेम रेशियो में दूसरे वेरिएबल में भी चेंज आए, तो वो कहलाएगा लीनियर कोरिलेशन। एग्जाम्पल जैसे इसमें बताया है, इंक्रीज इन रेनफॉल विल ऑल्सो इंक्रीज द प्रोडक्शन। अगर बारिश ज़्यादा पड़ रही है तो उतने ही रेशियो में प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। जो लोग प्रोडक्शन करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उन लोगों को पता होता है कि इतनी अगर mm बारिश हुई तो इतना प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा इतने टन में, तो उसका ही रेशियो मेंटेन करते हैं वो लोग। तो यहाँ पे पॉजिटिव कोरिलेशन की ही बात हो रही है एक तरीके से, पर यहाँ पे रेशियो जो है वो सेम मेंटेन हो रहा है दोनों तरफ, दोनों वेरिएबल्स में। तो लीनियर कोरिलेशन का भी ग्राफ कैसा होगा, अगर मार्क करेंगे हम तो स्ट्रेट लाइन जा रही होगी, ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन क्या होता है, कोरिलेशन वुड बी कॉल्ड नॉन लीनियर और कर्वीलीनियर इफ द अमाउंट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल डज नॉट बियर कॉन्स्टेंट रेशियो टू द अमाउंट ऑफ द चेंज इन अदर वेरिएबल। जैसे हमने जाना कि लीनियर कोरिलेशन जो होता है उसमें सेम रेशियो में इंक्रीज होता है दोनों चीज़, या डिक्रीज होती है दोनों चीज़। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेम रेशियो मेंटेन नहीं हो रहा है। अगर कोई चीज़ फर्स्ट कमोडिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो सेकंड कमोडिटी उसी रेशियो में इंक्रीज नहीं होगी या डिक्रीज नहीं होगी, तो वो हो जाएगा नॉन लीनियर कोरिलेशन। वी गेट अ कर्व लाइन इफ द वेरिएबल ऑफ दिस सीरीज आर मार्क्ड ऑन ग्राफ पेपर। इसका जो ग्राफ होगा वो कर्व्ड आएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, कर्व लाइन आएगी। जब हम मार्क करेंगे इन दोनों वेरिएबल्स को एक ग्राफ पेपर पर तो उसका ग्राफ जो है वो कर्व्ड लाइन आने वाली है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, थर्ड टाइप है। तो तीसरा टाइप है कोरिलेशन का सिंपल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन क्या होता है, व्हेन ओनली टू वेरिएबल्स आर स्टडी इट इज़ कॉल्ड सिंपल कोरिलेशन। जब सिर्फ दो ही वेरिएबल की स्टडी कर रहे हैं हम, दो वेरिएबल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो सिंपल कोरिलेशन कहलाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, आपको समझ आ गया होगा, इसलिए उसका नाम सिंपल भी है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी स्टडी द इफेक्ट ऑफ रेन ऑन पोटैटो प्रोडक्शन पर एकड़। अगर हमारे पास एक खेत है, वहाँ पोटैटो प्रोडक्शन की हम अगर स्टडी कर रहे हैं कि कितना पोटैटो प्रोडक्शन हो रहा है विद इन अ ईयर और विद इन अ कल्टीवेशन, तो हम क्या करेंगे, चेक कर रहे हैं कि रेनफॉल का क्या इफेक्ट पड़ रहा है पोटैटो प्रोडक्शन पे, आलू की खेती पे क्या असर पड़ रहा है रेनफॉल का। अगर हम इन दो चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं, रेनफॉल और पोटैटो प्रोडक्शन को, तो ये दो जो रिलेशन है इन दोनों का वो सिंपल कोरिलेशन कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा पार्शियल कोरिलेशन। In partial correlation, we recognize more than two variables but consider only two variables to be influencing each other. The effect of other variable are being constant. Partial correlation में क्या होता है, हम स्टडी तो तीन करते हैं, कोरिलेशन तीन वेरिएबल लेकर चलते हैं हम, लेकिन बात करते हैं सिर्फ दो की, एक को कांस्टेंट लेकर चलते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर एग्जांपल लिया जाए, इफ वी स्टडी द इफेक्ट ऑफ रेन, सॉइल एंड टेम्परेचर ऑन पोटैटो प्रोडक्शन, वी कंसिडर ओनली द इफेक्ट ऑफ रेन एंड टेम्परेचर। सॉइल को हमने क्या करा, इसमें कांस्टेंट कर दिया। हमने तीन चीज़ों पर स्टडी करी, रेन, सॉइल और टेम्परेचर का पोटैटो प्रोडक्शन पे क्या असर होता है, ये चीज़ हमने स्टडी करी, लेकिन हमने क्या करा, सॉइल को कांस्टेंट कर दिया। सॉइल पूरे साल कांस्टेंट रही हमारी। डिफरेंस कहाँ आया, रेन में और टेम्परेचर में। टेम्परेचर चेंज होता रहा और रेन चेंज होती रही। तो हमने लिए तो तीन वेरिएबल लेकिन स्टडी किए सिर्फ दो, तो वो पार्शियल कोरिलेशन कहलाएगा। मल्टीपल कोरिलेशन क्या होता है, if the common effect of two or more independent variables on one dependent data series is studied is called multiple correlation। जो चीज़ हमने पीछे डिस्कस करी पार्शियल कोरिलेशन में, हमने एक को क्या करा था, कांस्टेंट लेकर चल रहे थे, हम दो ही वेरिएबल की बात कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ क्या कर रहे हैं, हम दो से ज़्यादा वेरिएबल की बात कर रहे हैं एक डिपेंडेंट डेटा सीरीज पर। जैसे कि पोटैटो प्रोडक्शन क्या है, डिपेंडेंट है किस पे, टेम्परेचर, रेनफॉल और सॉइल की क्वालिटी पे। तो हमने क्या करा, यहाँ पे मोर देन टू वेरिएबल्स की स्टडी करी, टेम्परेचर
सॉइल एंड रेनफॉल ऑन द पोटैटो प्रोडक्शन। तो डिपेंडेंट सीरीज क्या हो गई यहाँ पे, पोटैटो प्रोडक्शन, और इंडिपेंडेंट हो गई हमारी टेम्परेचर, सॉइल एंड रेनफॉल। तो इन तीन, दो या दो से ज़्यादा अगर हम सीरीज़ की स्टडी कर रहे हैं एक डिपेंडेंट सीरीज़ के बारे में, तो ये हो जाता है हमारा मल्टीपल कोरिलेशन। तो यहाँ पे बेसिकली 3 तरीके के कोरिलेशन थे, मैंने 5 तरीके के आपको थोड़ा एलेबोरेट करके बताए हैं। फर्स्ट था हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन, दूसरा था लीनियर नॉन लीनियर कोरिलेशन, तीसरा सिंपल कोरिलेशन, फोर्थ पार्शियल कोरिलेशन एंड फिफ्थ वन इज मल्टीपल कोरिलेशन। उम्मीद करता हूँ आपको पांचों टाइप के कोरिलेशन समझ आ गए होंगे। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द डिग्री ऑफ कोरिलेशन। तो डिग्री ऑफ कोरिलेशन बेसिकली क्या होता है, द इंटरप्रिटेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन का कोफिशिएंट मतलब उसका चेंज कितना आया है, कितना परसेंट आया है, वो चीज़ हम डिग्री में मेजर करते हैं, हम परसेंटेज में नहीं करते, उसका रेशियो जो है डिग्री में मेजर करते हैं। तो बेसिकली वही चीज़ है डिग्री ऑफ कोरिलेशन, उसके दोनों के बीच का रिलेशन की जो डिग्री है वही चीज़ डिग्री ऑफ कोरिलेशन कहलाती है। द कोफिशिएंट मे बी इन द फॉलोइंग डिग्रीज। जो कोफिशिएंट होगा कोरिलेशन का, जो आंसर हमारे पास आने वाला है, आर की वैल्यू जो हमारी आएगी जब हम कैलकुलेट करेंगे न्यूमेरिकल्स, तो उसकी जो अगर हमें डिग्री पता करनी है तो वो कैसे पता करेंगे हम। 3 टाइप की होती है डिग्री, उसके अकॉर्डिंग हम कोरिलेशन नाम दे देते हैं उनको अलग अलग तरीके का, जैसे परफेक्ट कोरिलेशन, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन और नो कोरिलेशन एंड लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। 3 तरीके की हमने डिग्री यहाँ पे नाम दे दिया है, परफेक्ट कोरिलेशन, लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन, नो कोरिलेशन। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में जान लेते हैं कौन कौन से तरीके की ये होती हैं और इन्हें कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो परफेक्ट कोरिलेशन क्या होता है, परफेक्ट कोरिलेशन का मतलब है जब हमारे कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू, दैट मीन्स कि आर की वैल्यू +1 आए, मतलब +1 आए, वैल्यू एग्जैक्टली 1, तो फिर वो है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर उसकी वैल्यू -1 आती है, मतलब -1 आती है, तो वो है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। हमारा जो भी आंसर आने वाला है जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसकी हमें डिग्री फाइंड करनी होगी। तो डिग्री हम कैसे फाइंड करेंगे, उसका जो आर की वैल्यू निकल के आएगी, दैट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की जो वैल्यू निकल के आएगी, अगर वो +1 है, एग्जैक्टली +1, तो वो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाएगी। हमें आंसर पता चल जाएगा डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर आंसर हमारा -1 आता है आर की वैल्यू, तो वो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट डिग्री थी एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन और नो कोरिलेशन। अब ये कब होती है सिचुएशन, व्हेन आर इज इक्वल्स टू 0 हो, 0 अगर वैल्यू आ रही है हमारी आर की, तो फिर वो क्या है, नो कोरिलेशन, कोई कोरिलेशन है ही नहीं, दोनों के बीच में 0 वैल्यू है। देन हमारा आ जाता है लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। यहाँ पे हम देखते हैं कैसे पता करेंगे कौन सी डिग्री क्या है। तो लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन कब कहलाएगा, जब आर की वैल्यू 0 से ±0.25 तक आए। आर की वैल्यू अगर हमारी 0.15 आती है तो वो लाई करेगी 0 और 0.25 के बीच में, दैट मीन्स वो क्या है, लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, क्योंकि वो पॉजिटिव में आई है। अगर वो नेगेटिव में आती तो लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन हो जाता। तो बेसिकली हमें जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसकी जो आर की वैल्यू निकल के आएगी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की, हमें उसका वैल्यू देखनी है कि वो कितनी आती है, उसी के अकॉर्डिंग हम बता देंगे फिर उसकी डिग्री क्या है। अगर वो 0 से ±0.25 तक आती है तो वो लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन कहलाएगी। अगर वो 0.25 से 0.75 तक आती है प्लस माइनस, देन वो मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन कहलाएगी। और हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन वो तब कहलाएगी जब उसकी वैल्यू 0.75 से 1 तक आती हो, प्लस माइनस दोनों। तो आपको बेसिकली 25-25 का डिफरेंस रखना है। फर्स्ट टाइम हमने क्या करा, 0.25 का डिफरेंस रखा, उसके बाद 0.5 का डिफरेंस, देन 0.25 का डिफरेंस। बेसिकली आप आसानी से याद कर पाएंगे इस चार्ट को। मैं जो आपको स्क्रीन पे जो चार्ट दिख रहा है, परफेक्ट कोरिलेशन, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन और लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन का, आप इन सबको कॉपी करके अपने एक नोट्स बना लें और इन्हें याद कर लें, ताकि जब कोई एग्जाम में क्वेश्चन आए और आप आर की वैल्यू फाइंड कर चुके हो तो आपको पता चल जाए कि वो कौन सी डिग्री ऑफ कोरिलेशन है और आप उसे आसानी से आंसर कर सकें। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड एरर एंड प्रोबेबल एरर। दोनों चीज़ क्या होती हैं। स्टैंडर्ड एरर नाम में ही आपको पता चल रहा होगा, बेसिकली हम कोई भी चीज़ कभी कैलकुलेट करते हैं तो उसमें छोटा मोटा एरर तो आता ही है। तो स्टैंडर्ड एरर हो जाता है जो एरर हमेशा ही आता है, इतना एरर तो हमेशा होगा ही होगा। हम कैलकुलेशन करेंगे तो इतना एरर तो दोनों के रिलेशन में आएगा ही आएगा जब हम कोरिलेशन फाइंड कर रहे हैं। और प्रोबेबल एरर क्या होता है कि इतना आ सकता है, प्रोबेबल हो सकता है, नाम में ही है मीनिंग इन दोनों का। बेसिकली एग्जाम में पूछा जाता है कि दोनों को कैलकुलेट कैसे करें।
इन दोनों की वैल्यू पूछी जाती है तो मैं आपको कैलकुलेट करना बता देता हूँ। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला है 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एन। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपके फॉर्मूला आ रहा है। और प्रोबेबल एरर की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला भी बड़ा सिंपल सा है। थोड़ी सी याद करने की वैल्यू है 0.6745। ये वैल्यू बिल्कुल फिक्स है, यही वैल्यू रहेगी इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एन। अब यहाँ पे आर क्या है? आर है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और एन जो है वो है नंबर ऑफ आइटम्स। तो इस फॉर्मूले को आपको याद करना होगा। अगर क्वेश्चन आता है स्टैंडर्ड एरर फाइंड करने का या प्रोबेबल एरर फाइंड करने का, तो आप इस फॉर्मूले को लगाकर और आर और एन की वैल्यू इसमें पुट कर आप आसानी से एक आंसर निकाल सकते हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि स्टैंडर्ड एरर कितना है और प्रोबेबल एरर कितना है। ये हम फाइंड करते हैं आर की वैल्यू निकालने के बाद। दैट इज़ इसे हम फाइंड करेंगे जब हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद हम इसे फाइंड करेंगे। उससे पहले इसे फाइंड नहीं कर सकते। इंटरप्रिटेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो हम कैसे पता करेंगे कि जो कोरिलेशन हमने फाइंड किया है वो सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट। मतलब उसकी जो रिलेशन है, कोरिलेशन दो वेरिएबल के बीच में, वो सही है या नहीं है। मतलब वो कोरिलेशन बनता भी है दोनों की वैल्यू के बीच में रिलेशन कोई, या नहीं बनता, तो वो कैसे पता करेंगे? तो उसी को कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है कि सिग्निफिकेंट है ये कोरिलेशन या इनसिग्निफिकेंट है, तो वो कैसे फाइंड करना है? बड़ा ही आसान है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज मोर देन 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर, इट इज सिग्निफिकेंट। अगर आपकी प्रोबेबल एरर की वैल्यू के 6 टाइम्स से भी ज़्यादा कोरिलेशन की वैल्यू आ रही है, आर की वैल्यू, देन वो क्या है? सिग्निफिकेंट है, मतलब सही है, कोरिलेशन जो है सही आ रहा है हमारा। इफ आर इज लेस देन प्रोबेबल एरर, इट इज़ इनसिग्निफिकेंट। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू अगर प्रोबेबल एरर से भी कम आ रही है, देन वो इनसिग्निफिकेंट है। बड़ा ही सिंपल तरीके से आपको याद हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम मेन चीज़ कि मेथड कौन कौन से हैं, कैसे आप कोरिलेशन फाइंड कर सकते हैं। हमने अभी तक पढ़ा कोरिलेशन का मीनिंग, उसकी डेफिनेशंस, उसके टाइप्स, डिग्री ऑफ कोरिलेशन एंड प्रोबेबल एरर, स्टैंडर्ड एरर एंड सिग्निफिकेंस और इनसिग्निफिकेंस के बारे में जाना कोरिलेशन के। अब हम पढ़ेंगे मेथड्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में न्यूमेरिकल कैसे आपको सॉल्व करने हैं, उनके मेथड्स हम पढ़ेंगे। तो कोरिलेशन फाइंड करने के बेसिकली 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है स्कैटर डायग्राम। उसके बाद सेकंड मेथड हमारा होता है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। थर्ड हमारा मेथड है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। तो 3 मेथड होते हैं हमारे कोरिलेशन फाइंड करने के। एग्जाम में कोई भी एक मेथड आपको गिवन होगा, उसी मेथड से आपको सॉल्व करना होगा। मैं एक एक करके आपको तीनों मेथड सिखाने वाला हूँ और एग्जाम में जब आपका क्वेश्चन आएगा तो उसमें गिवन होगा कि आपको किस मेथड से सॉल्व करना है। यहाँ बेसिकली सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मेथड है वो है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यूज़ करके ही हमें फाइंड करना होता है। हमेशा क्वेश्चन में यही लिख कर आता है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से फाइंड करें। मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। अगर ये नहीं आता तो उसके बाद गिवन दे देते कि रैंक कोरिलेशन से फाइंड करना है। मेथड तीनों ही आसान है, स्कैटर डायग्राम भी आसान है, कार्ल पियर्सन भी आसान है और स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन भी आसान है। मैं आपको जो समझाने वाला हूँ उसके बाद आपको बड़े आसानी से मेथड समझ में आ जाएगा। आप आसानी से न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर पाएंगे और अपने 100% मार्क्स स्कोर भी कर पाएंगे। तो चलिए एक एक करके तीनों मेथड समझ लेते हैं, सीख लेते हैं कैसे हमें उसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो सबसे पहला मेथड हमारा है स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम के बारे में जान लेते हैं। स्कैटर प्लॉट, स्कैटर ग्राफ एंड कोरिलेशन चार्ट आर अदर नेम्स ऑफ स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम के और भी कुछ नाम हैं, जैसे स्कैटर प्लॉट, स्कैटर ग्राफ, कोरिलेशन चार्ट। ये सारे नामों से भी ये जाना जाता है। We draw this graph with 2 variables. The first variable is independent and the second variable is dependent on the first. जब 2 वेरिएबल हमारे दे रखे हैं, जो पहला वेरिएबल जो है इंडिपेंडेंट होना चाहिए, दूसरा वेरिएबल डिपेंडेंट होना चाहिए। जैसे कि प्राइस एंड डिमांड, तो प्राइस पर डिमांड डिपेंड करती है, प्राइस इंडिपेंडेंट है। अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड में भी चेंज आता है, तो डिमांड क्या है? डिपेंडेंट है ऑन द प्राइस। ठीक है, तो ये वेरिएबल क्या है? इनमें से एक इंडिपेंडेंट है, दूसरा डिपेंडेंट है। इसी को आप समझ सकते हैं प्रोडक्शन और रेनफॉल में। प्रोडक्शन डिपेंड करता है रेनफॉल के ऊपर। अगर रेनफॉल अच्छी हो रही है तो प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, एग्रीकल्चर हमारा अच्छा होता है। तो 2 वेरिएबल हमें दे रखे होते हैं, उनमें से एक इंडिपेंडेंट होता है, दूसरा डिपेंडेंट। अदर चार्ट्स यूज लाइन्स और बार टू शो डेटा वाइल अ स्कैटर डायग्राम यूज डॉट्स। बाकी के जो चार्ट्स होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, वो ग्राफ पेपर यूज़ करते हैं, चार्ट या बार्स यूज़ करते हैं, पाई चार्ट या बार्स, डेटा बताने के लिए। यहाँ पे क्या होता है, स्कैटर डायग्राम में हम डॉट यूज़ करते हैं, छोटे छोटे से डॉट लगाते हैं। उससे पता चल जाता है कि
जो कोरिलेशन है वो कैसा है। दिस मे बी कन्फ्यूजिंग बट इट इज़ ऑफन ईजियर टू अंडरस्टैंड दैन लाइन्स एंड बार्स। लाइन्स और बार्स से जो हम लोग देखते हैं, ग्राफ वगैरह बनाते हैं हम, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट वगैरह जो बनाते हैं, उससे भी ज़्यादा आसान होता है स्कैटर डायग्राम एनालाइज करना। देख लेते हैं। स्कैटर डायग्राम कुछ ऐसा दिखता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वाई जो है एक्सेस पे, वाई एक्सेस पे हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक्स एक्सेस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन पता चलता है इन डॉट की मदद से। अगर डॉट एक ही स्ट्रेट लाइन में है और एक साथ हैं तो वो क्या है, परफेक्ट कोरिलेशन है। स्कैटर्ड हैं, नाम में ही स्कैटर्ड है, अलग अलग हैं, तो ये क्या है, नो कोरिलेशन। आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो क्या है, नो कोरिलेशन। इन सब में कोई रिलेशन ही नहीं है क्योंकि ये सब क्या है, बिखरे हुए हैं। तो आपको समझ आ गया होगा स्कैटर डायग्राम दिखता कैसा है, कुछ ऐसा ही दिखता है। अब हम जान लेते हैं टाइप्स के बारे में। स्कैटर डायग्राम बेसिकली 3 तरीके का होता है। पहला है स्कैटर डायग्राम विद परफेक्ट कोरिलेशन, नेक्स्ट है स्कैटर डायग्राम विद मॉडरेट कोरिलेशन, एंड द लास्ट वन इज स्कैटर डायग्राम विद नो कोरिलेशन। पहला हम देख लेते हैं स्कैटर डायग्राम विद परफेक्ट कोरिलेशन। आइए अब जानते हैं इनके बारे में, एक एक करके हम पढ़ेंगे इन सब के बारे में और जानेंगे कि क्या होता है स्कैटर डायग्राम के टाइप्स। तो फर्स्ट देखते हैं स्कैटर डायग्राम विद परफेक्ट कोरिलेशन। दिस इज ऑल्सो नोन एज स्कैटर डायग्राम विद अ हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिसमें +1 और -1 वैल्यू आ रही थी एग्जैक्टली। In this diagram, data points are close to each other and you can draw a line by following these pattern. In this case, you say that these variables are closely related. तो यहाँ पे बेसिकली बता रहे हैं हमें कि यहाँ पे जो है डॉट्स जो होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में होते हैं। परफेक्ट कोरिलेशन अगर होता है तो स्ट्रेट लाइन बनती है, ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। स्ट्रेट लाइन बनेगी यहाँ पे और डॉट्स को हम ईजिली एक दूसरे से कनेक्ट करके एक स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये परफेक्ट कोरिलेशन दिखा रहा है। डॉट्स जब एक ही लाइन में है दैट मीन्स कि परफेक्ट कोरिलेशन है। यहाँ पर जो है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। जब ऊपर की तरफ लाइन जा रही हो, डॉट्स जा रहे हो, तो ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन का कहलाया जाता है। और जब नीचे की तरफ डॉट जा रहे हैं तो वो कहलाया जाएगा परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि स्कैटर डायग्राम विद परफेक्ट कोरिलेशन तभी माना जाएगा जब डॉट्स की जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट बन रही हो, एक ही लाइन में हो, तभी जो परफेक्ट कोरिलेशन माना जाएगा, चाहे वो परफेक्ट पॉजिटिव हो या परफेक्ट नेगेटिव हो। अब स्कैटर डायग्राम विद मॉडरेट कोरिलेशन क्या होता है देख लेते हैं। हियर द डेटा पॉइंट्स आर लिटिल क्लोजर एंड यू कैन सी दैट सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन दीज वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स होते हैं हमेशा की तरह। अगर उनके जो स्कैटर पॉइंट बना रहे हैं हम, डेटा पॉइंट जो बना रहे हैं, वो लूजली हैं, मतलब एक दूसरे से थोड़े थोड़े दूर दूर है, स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, तो वो मॉडरेट कोरिलेशन कहलाया जाए। दिस इज ऑल्सो नोन एज स्कैटर डायग्राम विद अ लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, ये क्या है, मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन हमेशा आप पहचान सकते हैं। अगर ऊपर की तरफ लाइन जा रही है तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाएगा, अगर नीचे की तरफ जा रही है तो वो नेगेटिव कोरिलेशन, चाहे वो परफेक्ट कोरिलेशन हो या मॉडरेट हो। ठीक है, तो यहाँ पे मॉडरेट कोरिलेशन आप देख पा रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही, दोनों वेरिएबल का जो डेटा है वो अलग अलग पॉइंट शो कर रहा है, लूजली कनेक्टेड है, एक दूसरे से दूर दूर हैं। तो यहाँ पे कोरिलेशन तो है पर बहुत ही कम है, मॉडरेट है। तो ये वाला जो एग्जांपल है वो क्या है, मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन। यहाँ देख लेते हैं आप, मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन, लूजली कनेक्टेड है और नीचे की तरफ जा रही है। तो आप डायग्राम को देख के पहचान सकते हैं कि परफेक्ट कोरिलेशन है या मॉडरेट कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्कैटर डायग्राम विद नो कोरिलेशन। तो स्कैटर डायग्राम विद नो कोरिलेशन में क्या होता है देख लेते हैं। हियर द डेटा पॉइंट स्प्रेड्स इज सो रैंडम दैट यू कैन नॉट ड्रॉ अ लाइन थ्रू देम, therefore you can say that these variables have no correlation। अब यहाँ पे जो स्कैटर डायग्राम बनने वाला है, this is also known as scatter diagram with zero correlation, 0 degree of correlation। अब यहाँ पे जो स्कैटर डायग्राम बनने वाला है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डॉट्स हैं बहुत ही ज़्यादा लूजली कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है ही नहीं, बल्कि अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो कोई शेप आएगी नहीं, ना स्ट्रेट लाइन आएगी ना कर्व आएगा, अजीब ही शेप बन जाएगी एक। तो यहाँ पे क्या है, पॉइंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हैं, एक दूसरे से दूर दूर हैं, तो ये कहलाएगा नो कोरिलेशन। कोई रिलेशन ही नहीं है एक दूसरे के पॉइंट के डेटा में, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कोई रिलेशन नहीं है एक दूसरे से। ये जो होता है स्कैटर डायग्राम विद नो कोरिलेशन, 0 डिग्री ऑफ कोरिलेशन भी कहलाता है। दैट मीन्स 0 डिग्री मतलब कि कोई रिलेशन है ही नहीं। फर्स्ट मेथड हमारा कंप्लीट हो चुका है, स्कैटर डायग्राम विद नो कोरिलेशन। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट मेथड, दैट इज कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन।
तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, स्मॉल आर। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, तो वो बेसिकली उनका मीनिंग यही है कि आपको कोरिलेशन फाइंड करना है। तो अब देख लेते हैं कार्ल पियर्सन का मेथड कैसा है कोरिलेशन फाइंड करने का। इट इज़ एन assumption of Karl Pearson coefficient of correlation that linear relations exist in both the series. कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या कहलाता है, उनका ये एजम्पशन है, एग्जैक्टली नहीं है, उनका एजम्पशन है कि हर कोई जो वेरिएबल सीरीज होती हैं, दो वेरिएबल सीरीज होती हैं, तो उनके अंदर लीनियर कोरिलेशन बन रहा होता है। हम जान चुके हैं लीनियर कोरिलेशन क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो ये वीडियो को स्टार्टिंग से देखिए, वहाँ मैंने समझाया है लीनियर कोरिलेशन क्या होता है, तो फिर आपको समझ आ जाएगा। तो कार्ल पियर्सन का कहना ये है कि हमेशा लीनियर कोरिलेशन ही होता है दो वेरिएबल्स के बीच में। दिस मेथड इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट मेथड बिकॉज इट प्रोवाइड्स द नॉलेज ऑफ डायरेक्शंस चेंज इन डेटा दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड ऑल्सो शोज द डिग्री ऑफ कोरिलेशन विच शुड ऑलवेज लाई बिटवीन +1 एंड -1। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का कहना बेसिकली ये है कि अगर दो वेरिएबल गिवन है तो उन दोनों वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन होगा, कोरिलेशन होगा, वो हमेशा -1 और +1 के बीच में ही आ रहा होगा। मतलब उसकी जो डिग्री होगी वो -1 और +1 के बीच में ही लाई करेगी, हमेशा रहेगी। तो उन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया कैलकुलेट करने के लिए, तो हमारे न्यूमेरिकल करने में ये फॉर्मूला बड़ा काम आने वाला है, तो आपको इसे याद कर लेना है। कोरिलेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं छोटे आर से, स्मॉल आर से। इसका फॉर्मूला है सिग्मा एक्स वाई अपॉन √σx² इंटू सिग्मा y²। बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है, आराम से याद हो जाएगा। मुझे ऑलरेडी याद हो चुका है, आपको भी उम्मीद करता हूँ याद हो जाएगा। 2-3 बार रिवाइज करिए, अपने आप से याद हो जाएगा। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है तो एक और ऑल्टरनेट है इसी का, सेम यही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। R = सिग्मा एक्स वाई अपॉन √σx² इंटू √σy²। अब दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ऊपर वाले फॉर्मूला जो था, यहाँ पे हमने क्या करा है, एक ही अंडर रूट के अंदर दोनों वैल्यू को डाल दिया है। सिग्मा x² और सिग्मा y² का आपको मल्टीप्लाई करना होगा और अंडर रूट निकाल लेना है, सो ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, सिग्मा x² का अंडर रूट हम सेपरेट निकालेंगे और सिग्मा y² का अंडर रूट हम सेपरेट निकालेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे फिर सिग्मा xy से। तो फॉर्मूला आपको जो पसंद है वो याद कर लेना। मेरे अकॉर्डिंग ऊपर वाला फॉर्मूला बेस्ट है, एक ही बार अंडर रूट कैलकुलेट करना होगा उससे हमें, और दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हम आसानी से कर पाएंगे और आसानी से हम आंसर निकाल पाएंगे। तो मैंने तो यही वाला फॉर्मूला याद कर लिया है, आप भी यही वाला फॉर्मूला याद कर लें, आसानी से आप कैलकुलेट कर पाएंगे कोई भी क्वेश्चन हो। क्वेश्चन कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो न्यूमेरिकल देख लेते हैं यहाँ पे एक, कैसे कैलकुलेट करना है और कैसा न्यूमेरिकल आने वाला है। तो सिंपल से स्टैटिस्टिक्स में हमेशा यही न्यूमेरिकल आते हैं। एक एक्स की वैल्यू दी होती है, एक वाई वेरिएबल दिया होता है, दोनों एक्स और वाई वेरिएबल की कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं। हमसे पूछ लिया है इन दोनों के बीच का कोरिलेशन बताना है। क्वेश्चन में कहेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम द गिवन डेटा सीरीज ऑफ एक्स एंड वाई वेरिएबल। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, एक्स और वाई वेरिएबल की डेटा सीरीज दे दी जाएगी आपको और आर की वैल्यू फाइंड करने को कहेंगे, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब साथ में मेथड का नाम गिवन हो सकता है क्वेश्चन में और नहीं भी हो सकता है। अगर नाम गिवन है, अगर आपको कहा है कि कार्ल पियर्सन से ही करना है तो आप कार्ल पियर्सन ही लगाएंगे। स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन बोला है तो उससे लगाना है और हमें उसी से सॉल्व करना है। स्कैटर डायग्राम बोला है तो हमें बस इन सीरीज को देख के स्कैटर डायग्राम मार्क कर देना है और बना देना है स्कैटर डायग्राम, पता चल जाएगा हमें आंसर। यहाँ हमें गिवन नहीं है मेथड, अगर गिवन होता तो उससे करते, या गिवन नहीं है तो फिर हम सिंपल सा कार्ल पियर्सन लगा के सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि सबसे आसान मेथड कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ही है, इसलिए हम ज़्यादातर न्यूमेरिकल इसी से सॉल्व करते हैं। देख लेते हैं, यहाँ पर दो सीरीज दे रखी हैं, एक मिली है हमें x और दूसरी है y। करना क्या है, सबसे पहले कोरिलेशन फाइंड करने को बोला है, जिसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे R = सिग्मा एक्स वाई अपॉन √σx² इंटू सिग्मा y²। तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है, तो इसमें जो जो वैल्यूज़ दी हैं, वेरिएबल्स दी हैं, उनको फाइंड भी करना होगा। जैसे सिग्मा एक्स वाई फाइंड करना होगा, हमारे पास अभी जो गिवन है वो है कैपिटल X और कैपिटल Y, दो वेरिएबल्स हैं। हमें स्मॉल x निकालना है, दैट इज़ अ डेविएशन ऑफ x एंड डेविएशन ऑफ y, तो उससे स्मॉल x और स्मॉल y आ जाएगा। कैसे फाइंड करना है देख लेते हैं। सो डेविएशन ऑफ x निकालने के लिए सबसे पहले आपको फाइंड करना होगा मीन ऑफ x, अर्थमेटिक मीन निकालना होगा हमें x का। बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है, आप बचपन से सीखते आए हैं, जब से स्टैट्स पढ़ने में पता ही है, सिग्मा x अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स।
पूरी एक्स सीरीज़ का हमें टोटल कर लेना है, इस एक्स सीरीज़ का पूरा टोटल कर लेना है, और जो नंबर निकल के आएगा हमारा टोटल, उसके अंडर में हमें लिख देना है, डिवाइड कर देना है उसे नंबर ऑफ टर्म्स से। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो है 10, और टोटल जो आ रहा है एक्स सीरीज़ का वो आ रहा है 120। सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ एक्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो एवरेज हमारा निकल के आ गया, दैट इज़ द मीन हमारे पास आ गया, अर्थमेटिक मीन 12 नंबर हमारे पास आ चुका है, जो है अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स सीरीज़। अब आपको करना क्या है, डेविएशन ऑफ एक्स निकालने के लिए एक्स में से मीन माइनस कर देना है, एक्स में से मीन ऑफ एक्स माइनस कर देना है। मीन ऑफ एक्स हम निकाल चुके हैं, अर्थमेटिक मीन 12 आया है। एक्स हमें पता है, जैसे कि फर्स्ट वैल्यू क्या है 10, एक्स की वैल्यू है 10, इसमें से हम माइनस कर देंगे 12, तो हमारे पास आ जाएगा डी एक्स, जो है डिविजन ऑफ एक्स -2 आ जाएगा। 10 में से -12 को माइनस करेंगे, 10 में से 12 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा -2। तो फर्स्ट वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ पर डी एक्स की -2, यहाँ लिख देंगे हम। नेक्स्ट निकालेंगे 12, नंबर है 12, इसमें से हम माइनस कर देंगे मीन, दैट इज़ द 12, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0। थर्ड अगर आप देखें तो 11 में से माइनस करेंगे 12 तो आ जाएगा -1। इसी तरह से आपको सारे नंबर फाइंड कर लेने हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। आंसर्स कुछ ऐसे आएंगे, आप जब सारे नंबर फाइंड कर लेंगे तो डेविएशन ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास सारी आ जाएंगी, जो होने वाली है -2, 0, -1, 1, 0, 2, -3, 0, 2 और 1। इन्हें आपको फाइंड कर लेना है। सेम तरीके से हम फाइंड करेंगे डेविएशन ऑफ वाई। डेविएशन ऑफ एक्स में मिल चुका है डी एक्स, डेविएशन ऑफ वाई हम फाइंड करेंगे, सेम वही तरीका है। पहले मीन ऑफ वाई निकालेंगे, अर्थमेटिक मीन वाई का कैसे निकलेगा, समीशन ऑफ वाई, इसका सम कर लेना है सारी सीरीज़ का अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो सम आ रहा है यहाँ पे 100, नंबर ऑफ टर्म्स हैं 10, तो हमारा अर्थमेटिक मीन हो गया 10। सिंपल सा तरीका था, आसानी से निकल आया। अब हम डेविएशन ऑफ वाई निकालेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें, वाई माइनस मीन ऑफ वाई। सेम वही जो एक्स में करा था, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू है 7 में से हमें क्या करना है -10, 7 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा -3, जिसे हम यहाँ पे फिल कर देंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारी वैल्यू है 9, तो 9 में से -10 करेंगे तो -1 आ जाएगा। एक और वैल्यू देख लेते हैं 12 में से -10 करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसी तरीके से आपको सारी वैल्यू फाइंड कर लेनी है, मैंने यहाँ फाइंड कर ली है। अब आप अपनी वैल्यूज मेरी वैल्यूज से मैच कर सकते हैं। तो मेरे पास निकल के आया डेविएशन ऑफ वाई, पहला है -3, -1, 2, -1, 3, -2, 0, 2, -3 एंड 3। देख सकते हैं आप अपनी वैल्यूज़ को मैच कर लें, आपको आंसर्स संग के संग समझ में आ जाएगा। मेरे साथ साथ कैलकुलेट करते जाएं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कैसे कैलकुलेट करना है। डी एक्स हमारे पास आ चुका है, डी वाई हमारे पास आ चुका है, हमारे पास एक्स वाई नहीं आया अभी तक। तो एक्स वाई फाइंड करने के लिए क्या करना है, डी एक्स का मल्टीप्लाई कर देना है डी वाई से, दैट इज यहाँ पे क्या है -2 का मल्टीप्लाई कर देना है -3 से, तुम्हारे पास आ जाएगा 6, तो वो क्या आ जाएगी एक्स वाई की वैल्यू। नेक्स्ट आप करेंगे 0 का मल्टीप्लाई -1 से, तो 0 का मल्टीप्लाई किसी भी डिजिट से हम करते हैं तो हमारे पास आंसर हमेशा 0 ही आता है। नेक्स्ट हमारा है -1 इंटू 2, तो -2 हो जाएगा। 1 इंटू -1 -1, 0 इंटू 3 0। ऐसे करके आप सारे आंसर्स निकाल लीजिए और मेरे आंसर से मैच कर लेना है आपको, तो आपके पास निकल के आ जाएगा एक्स वाई की वैल्यू, और फिर हमें इसका क्या करना है, सम कर देना है। तो यहाँ पे मैंने सम कर लिया है, जो आ गया है -4, तो हमारे पास सिग्मा एक्स वाई जो है -4 आ चुका है। अब हमारे पास वैल्यू आ चुकी है डी एक्स की, डी वाई की, एक्स वाई, तो हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें चाहिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना है, बहुत सिंपल है, एक्स की वैल्यू जो निकल के आई थी हमारी डी एक्स की वैल्यू, उसका स्क्वायर निकाल देना है। तो यहाँ पर डी एक्स क्या है -2 का स्क्वायर होता है 4, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 0 का 0, 2 का 4, -3 9, 0 का 0, 2 का 4, 1 का 1। तो डी एक्स की वैल्यू से हमने निकाल दिया एक्स स्क्वायर की वैल्यू। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी आ चुकी है, तो हमें क्या करना है, इसका समीशन निकालना है। समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर हमें चाहिएगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यूज़ हैं उन सबका टोटल कर लेंगे, जो हमारे पास आ जाएगी 24। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ऐसे ही हम निकाल देंगे वाई स्क्वायर की वैल्यू। वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, डी वाई की वैल्यू जो है उनका स्क्वायर निकालना होगा। -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ -3 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर हमने निकाला तो 9, -1 का 1, 2 का 4, -1 का 1। ऐसे करके आपको सारी वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है और मेरी वैल्यू से आपको मैच कर लेना है। अब हमें फाइंड करना है इसका
सिग्मा वाई स्क्वायर, मतलब इसका पूरे का समीशन, इस सारे का टोटल कर लेना है हमें, जितनी भी डिजिट्स हैं हमारे पास उन सब का हमें टोटल कर लेना है, प्लस कर लेना है, और हमारे पास आ जाएगा इनका टोटल 50। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर हमारे पास आ चुका है और सिग्मा वाई स्क्वायर हमारे पास आ चुका है, और हमने ऑलरेडी एक्स वाई का समीशन फाइंड कर लिया है। अब हमें क्या करना है, कोरिलेशन फाइंड करना है। हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, अब हमें सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और उन वैल्यूज़ को इसमें पुट करना है। कोरिलेशन आर से रिप्रेजेंट करते हैं, सो आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा एक्स वाई। सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है -4, सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 24, एंड सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 50। इन सारी वैल्यूज़ को हमें इस फॉर्मूले में पुट कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने सॉल्यूशन कर दिया है। यहाँ पे सॉल्व करने के बाद हमारे पास ऊपर -4 ही रहेगा, नीचे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 24 का 50 से, तो हमारे पास आ जाएगा 1200। तो यहाँ पे वैल्यू हमारी आ जाएगी -4/34.64। हमें क्या करना है, -4 को डिवाइड कर देना है 34.64 से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.115। माइनस की थी क्योंकि -4 है हमारे पास ऊपर, इसीलिए हम माइनस लिख देंगे इसके आगे, और हमारे पास जो कोरिलेशन की वैल्यू आ गई है वो है -0.115। तो यहाँ पे हमने कोरिलेशन फाइंड कर लिया, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा किस तरह से आप कोरिलेशन फाइंड कर सकते हैं कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का मेथड लगा के। अब क्वेश्चन जो है सिर्फ इतना ही नहीं आता, एग्जाम में क्वेश्चन जो आएगा काफ़ी बड़े मार्क्स का आएगा, 5 या 10 मार्क्स का आ सकता है, 20 मार्क्स तक का एक क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें सिर्फ कोरिलेशन फाइंड करने को आपसे नहीं पूछा जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा भी पूछा जा सकता है, जैसे कि सबसे पहले पूछा जाएगा आपसे कोरिलेशन, जो कि हमने इस क्वेश्चन में फाइंड कर लिया है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या है। जो आंसर हमारे पास आया है आर की वैल्यू -0.115, उसकी डिग्री भी पूछी जा सकती है। तो जैसे कि मैंने वीडियो के बीच में आपको बताया था कि डिग्री ऑफ कोरिलेशन कैसे फाइंड करते हैं, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है कि आर की वैल्यू है -0.115। अब कोरिलेशन की डिग्री कैसे फाइंड करेंगे देख लेते हैं। मैंने आपको समझाया था कि कोरिलेशन की कितनी डिग्री होती है, 3 तरीके की डिग्री होती हैं, परफेक्ट कोरिलेशन, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन और नो कोरिलेशन, और लास्ट होती है हमारी लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। परफेक्ट होती है जब प्लस का 1 या माइनस का 1 आए, नो कोरिलेशन तब जब 0 आए, और लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन की अलग अलग वैल्यूज़ हैं। हमारे पास जो आंसर था वो था आर की वैल्यू थी -0.115, मतलब ये 1 से कम है और -1 से बड़ी है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें देखना है ये किसके बीच में आती है। तो लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन का पार्ट रहेगी ये। अब लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव कोरिलेशन है, या मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव कोरिलेशन है, या फिर हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव कोरिलेशन है, हमें ये देखना है। तो हमारी वैल्यू थी -0.115, जो कि लाई करती है किस वैल्यू के बीच में, 0 से 0.25 के बीच में, -0.25 के बीच में। इसीलिए जो इसकी डिग्री हो गई वो कितनी हो गई, लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। इसकी डिग्री हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। अब क्वेश्चन में एक और चीज़ पूछी जा सकती है कि स्टैंडर्ड एरर और प्रोबेबल एरर की वैल्यू फाइंड करके बताएं, क्योंकि क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा मार्क्स का आएगा, तो हमारे से काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। हो सकता है कि क्वेश्चन छोटा है तो आपसे सिर्फ एक ही चीज़ पूछी जाए, कोरिलेशन फाइंड करने को। हो सकता है कि आपसे सिर्फ डिग्री ऑफ कोरिलेशन फाइंड करने को पूछा जाए कोरिलेशन के साथ, और हो सकता है कि आपसे स्टैंडर्ड एंड प्रोबेबल एरर भी पूछ लिया जाए। तो मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ कैसे कैसे होती हैं। कोरिलेशन हमने फाइंड करना सीख लिया, डिग्री ऑफ कोरिलेशन कैसे पता करनी है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ स्टैंडर्ड एरर और प्रोबेबल एरर कैसे फाइंड करना होता है। तो इस चीज़ को मैं आपको पहले बता चुका हूँ वीडियो के बीच में। अगर आपने ये वीडियो पूरी तरह से देखी होगी तो आपको पता होगा कि स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, और प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। हमें सिर्फ उसमें वैल्यूज पुट करनी है। आर हम फाइंड कर चुके हैं जो हमारा कोरिलेशन की वैल्यू थी, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स जो कि हमें पता है, और यहाँ पे हमें बस उसकी वैल्यूज पुट करनी है। तो फॉर्मूला हमारे पास है स्टैंडर्ड एरर का 1 - r² हमें क्या करना है, पुट करनी है आर की वैल्यू जो कि थी -0.115 आर की जगह पे, और उसका स्क्वायर फाइंड करना है हमें। 1 में से माइनस भी करना है, और अपॉन में आ जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स जो कि 10 थे। वैल्यूज पुट करती जानी है, आपको सॉल्व करते जाना है, और आपका आंसर आपके पास यहाँ आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड एरर हमारा आ चुका है 0.3120। आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में कैलकुलेटर यूज़ करना अलाउ होता है, इसलिए आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा 0.3120, जो कि स्टैंडर्ड एरर है। प्रोबेबल एरर फाइंड करने का फॉर्मूला भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। हमें सिर्फ इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, आर की वैल्यू यहाँ पुट करनी है और एन की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। उसके बाद आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करते करते आपके पास आंसर आ जाएगा जो कि है 0.2104। तो स्टैंडर्ड एरर हमारे पास आ चुका है, प्रोबेबल एरर हमारे पास आ चुका है,
जो कि क्वेश्चन में अगर पूछा गया है तो हम इसे फाइंड कर सकते हैं इस तरीके से। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है और उसमें वैल्यू पुट कर देनी है। अब बाकी की चीज़ें जो मैं बताता जा रहा हूँ आपको, डिग्री ऑफ कोरिलेशन, स्टैंडर्ड एरर और प्रोबेबल एरर, ये सब सिर्फ तभी पूछेंगे जब आपसे पहले कोरिलेशन पूछा जाएगा, क्योंकि सब में कोरिलेशन की वैल्यू ज़रूरी है फाइंड करना। तो पहले आपको कोरिलेशन फाइंड करना है, उसके बाद आपसे डिग्री ऑफ कोरिलेशन पूछा जा सकता है और स्टैंडर्ड एरर और प्रोबेबल एरर भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपसे एक और चीज़ पूछी जा सकती है जो कि है इंटरप्रिटेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आपसे पूछा जा सकता है कि जो कोरिलेशन आपने फाइंड किया है वो सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट, मतलब जो कोरिलेशन आया है, रिलेशन आया है दो वेरिएबल्स के बीच में, वो सही है या नहीं है। तो अगर सही है तो वो सिग्निफिकेंट होगा और नहीं है तो वो इनसिग्निफिकेंट होगा। वो कैसे फाइंड करना है मैंने आपको बताया था वीडियो के बीच में, अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आ गया होगा। इफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज मोर देन 6 टाइम ऑफ प्रोबेबल एरर देन इट इज सिग्निफिकेंट। वो सिग्निफिकेंट कब मानी जाएगी, जब प्रोबेबल एरर से 6 टाइम्स बड़ी हो कोरिलेशन की वैल्यू। जो हमने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू निकाली थी, आर की वैल्यू जो कि आई थी हमारी माइनस का 0.115, अगर उसकी वैल्यू 6 टाइम और प्रोबेबल एरर से बड़ी है तो फिर वो क्या है, सिग्निफिकेंट है। अगर वो छोटी है प्रोबेबल एरर से देन वो इनसिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो हमारी वैल्यू कितनी आ रही है प्रोबेबल एरर से, प्रोबेबल एरर था हमारा 0.2104 जो कि पॉजिटिव में था। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो कोरिलेशन की वैल्यू है वो नेगेटिव में आ रही है, तो वो ऑब्वियस सी बात है छोटी होगी। दैट मीन्स कि ये क्या है, इनसिग्निफिकेंट है। जो रिलेशन है, कोरिलेशन जो हमारा फाइंड हुआ है दोनों वेरिएबल के बीच में, वो सही नहीं है, वो इनसिग्निफिकेंट है। ठीक, इस क्वेश्चन में कुछ भी गलत नहीं है, कभी सिग्निफिकेंट होती है कभी नहीं होती है। हमें यही फाइंड करना था कि दोनों वेरिएबल के बीच में रिलेशन जो है वो सही है या नहीं है, और अगर सही है तो कितना है, नहीं है तो कितना है। तो ये रिलेशन जो है वो इनसिग्निफिकेंट है, सही नहीं है। और कितना डिफरेंस है इसके बीच में, 0.115 का डिफरेंस है, माइनस का, नेगेटिव में आ रही है वैल्यू। इसीलिए ये क्या है, कोरिलेशन इनसिग्निफिकेंट है, सही नहीं है दोनों के बीच का रिलेशन। हमने फाइंड कर लिया कोरिलेशन, डिग्री ऑफ कोरिलेशन, स्टैंडर्ड एरर, प्रोबेबल एरर, इंटरप्रिटेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी फाइंड कर लिया हमने। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो उसमें सिर्फ मैक्सिमम यही चारों चीज़ें पूछी जा सकती हैं, इसके सिवा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अगर आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का, डिग्री ऑफ कोरिलेशन फाइंड करना अगर आपको आ गया है, स्टैंडर्ड एरर आपको फाइंड करना आ गया है, प्रोबेबल एरर अगर आपको फाइंड करना आ गया है, इंटरप्रिटेशन अगर आप समझ गए कि कैसे आप फाइंड कर सकते हैं कि सिग्निफिकेंट है या नहीं है, तो फिर आप आसानी से फुल मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। नेक्स्ट मेथड की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो हमारा थर्ड मेथड जो है, जो कि लास्ट मेथड है कोरिलेशन का, इसका नाम है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल p से, और इसको कहते हैं RHO भी कहते हैं कुछ लोग। तो आपके क्वेश्चन में कुछ भी दिया जा सकता है, फाइंड p, और कह सकते हैं फाइंड कोरिलेशन विद स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड, और कह सकते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ p इन द गिवन सीरीज ऑफ वेरिएबल्स, और साथ में कह सकते हैं आपसे कि RHO फाइंड करना है। तो इन तीनों में से कोई भी चीज़ अगर आपसे कही जाए फाइंड करने को, तो आप समझ जाइएगा कि स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड आपको यूज़ करना है और आंसर निकालना है। तो चलिए जान लेते हैं इस मेथड के बारे में। If we want to find correlation between two qualitative characters such as color, fragrance, intelligence, etc., then we use Spearman rank correlation method. अगर हमारे पास क्वालिटेटिव करेक्टर हैं, क्वांटिटेटिव करेक्टर नहीं दिए, अगर हमारे को क्वालिटेटिव करेक्टर्स दिए, जैसे कलर्स, दो वेरिएबल्स हैं, उनके कलर के बीच का कोरिलेशन बताना है। अब कलर तो कोई क्वांटिटेटिव टर्म होता नहीं है कि 4 नंबर है 5 नंबर है, तो रिलेशन हम नहीं फाइंड कर सकते। उसमें क्या है, क्वालिटेटिव डेटा है कि अच्छा है बुरा है, ये देख सकते हैं। फ्रेगनेंस अच्छी है बुरी है, इंटेलिजेंस ज़्यादा है कम है, ये चीज़ देख सकते हैं हम, अच्छा इंटेलिजेंसी है या नहीं है, कम है, ये चीज़ देख सकते हैं। तो ये क्या है, क्वालिटेटिव करेक्टर्स हैं, ना कि क्वांटिटेटिव। ऐसे क्वेश्चंस को फाइंड करने के लिए हम लगाते हैं मेथड स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। इस मेथड को हमें दिया है चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन ने। डेवलप्ड अ फॉर्मूला विच हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन रैंक ऑफ एन इंडिविजुअल इन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स दी हैं एक्स और वाई वेरिएबल की, उसके बीच में जो रैंक है हमें वो फाइंड करनी होती है, और उससे हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना होता है। अब इन्होंने एक मेथड दिया है, उससे अगर हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो इनका फॉर्मूला भी हमें लगाना होगा। इन्होंने फॉर्मूला दिया था हमें p = 1 - 6 सिग्मा d² अपॉन n² - 1। ये फॉर्मूला है स्पीयरमैन द्वारा दिया गया। उन्होंने इस फॉर्मूले को डेवलप किया था ताकि हम फाइंड कर सकें कोरिलेशन कोफिशिएंट। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं होता तो आपके लिए दूसरा फॉर्मूला भी है। उसमें क्या करना है आपको, 1 - 6
सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस 1। दोनों फॉर्मूले सेम हैं, बस उसमें जो n की वैल्यू थी एन स्क्वायर, उसको मैंने क्या करा है मल्टीप्लाई करके एन क्यूब माइनस 1 कर दिया है। आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, आंसर आपका सेम ही आएगा। आपको जो फॉर्मूला आसान लगे आप वो यूज़ करिए। मैं यूज़ करूँगा ऊपर वाला फॉर्मूला जो कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन का, और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप उस फॉर्मूले को यूज़ करें। नीचे वाला आप तब यूज़ कर सकते हैं अगर आपको वो फॉर्मूला पसंद नहीं आ रहा है या याद नहीं हो पा रहा है, तो आप नीचे वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। इस मेथड से कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है हम ये भी देख लेते हैं। हमारे पास दो सीरीज़ दे रखी होंगी, जैसे कि मोस्टली हर क्वेश्चन में दे रखी होती हैं स्टैटिस्टिक्स के। तो यहाँ पे हमारे को एक्स सीरीज़ दे रखी है और एक दे रखी है वाई सीरीज़। हमें फाइंड करना है कोरिलेशन यूजिंग स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड। अब फॉर्मूला क्या होता है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन का 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। हमें बेसिकली क्या फाइंड करना है सिग्मा डी स्क्वायर। सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। एन होता है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स जो कि आप अपने आप से काउंट कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ बेसिकली सिग्मा डी स्क्वायर फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं उसे और देखते हैं कि कैसे आंसर हमारा आ सकता है। सबसे पहले हमें क्या करना है रैंक निकालनी है दोनों वेरिएबल्स की सेपरेट। सबसे पहले हम निकालेंगे एक्स वेरिएबल की रैंक, क्योंकि ये रैंक कोरिलेशन मेथड है तो हमें इसकी रैंक निकालनी होगी पहले। तो आप देख सकते हैं कि हम रैंक की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी वैल्यू से सबसे छोटी वैल्यू की तरफ। सबसे पहली रैंक हो जाएगी हमारी सबसे पहली वैल्यू की जो कि है 23, सबसे बड़ी वैल्यू है इसलिए हम इसको फर्स्ट रैंक दे देंगे। उसके बाद आती है 22 जो उससे छोटी है तो इसे सेकंड रैंक, 21 को थर्ड, 20 को फोर्थ एंड 19 को हम फिफ्थ रैंक दे सकते हैं। लेकिन हमारे पास दो 19 वैल्यूज़ हैं, इस चक्कर में हम क्या करेंगे दोनों को प्लस करके फिफ्थ और सिक्स टर्म पे जो आने वाली हैं, अगर ये वाली 19 को हम फिफ्थ माने और इसको सिक्स माने तो दोनों को हमें प्लस करके क्या करना है 2 से डिवाइड कर देना है, तो दोनों की इक्वल रैंक आ जाएगी। 5 + 6 रैंक को अगर हम प्लस करेंगे तो आ जाएगी हमारे पास 11/2, तो उसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5.5। दोनों को रैंक दे दी हमने 5.5 क्योंकि दोनों की क्या थी वैल्यू सेम थी 19 थी, तो दोनों को हमने सेम रैंक दे दी। अब ये रैंक होती अगर हम नॉर्मली रैंक कर रहे होते तो ये होती फिफ्थ और ये होती सिक्स, तो इसका मतलब जो नेक्स्ट आएगी वो होगी हमारी सेवन्थ। तो 5.5 की दोनों रैंक हो गई। इसके बाद आ गई हमारी 7, डायरेक्ट 7 रैंक ले लेंगे हम। 5 और 6 को क्यों नहीं लिया क्योंकि मैंने आपको यहाँ बताया हमें 5 और 6 को टोटल करके 2 से डिवाइड कर देना है क्योंकि ये दो वैल्यूज़ थी। तो हमारे पास आ जाएगी दोनों की रैंक 2 और जो कि है 5.5। ये हो गई 18 7th नंबर पे, तो 7th रैंक हो गई। 17 जो वैल्यू है वो दोनों सेम है, अगेन हमें वही करना है, दोनों को क्या करना है प्लस कर देना है और 2 से डिवाइड कर देना है। अगर नॉर्मली हम रैंक करते तो ये हो जाती 8th और वो हो जाती 9th, इसलिए हम दोनों को क्या करेंगे 8th और 9th रैंक को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास रैंक आ जाएगी 8.5। एक्स की रैंक हमारे पास आ चुकी है। वाई की रैंक फाइंड करने के लिए अगेन वही मेथड। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है इसमें 360 हमारी फर्स्ट वैल्यू है तो इसको दे देंगे फर्स्ट रैंक। उसके बाद हमारी आ गई 340 तो उसे हम दे देंगे सेकंड रैंक। उससे छोटी वैल्यू है 330 तो उसे दे देंगे थर्ड। एंड देन 320 और 320, यहाँ दो वैल्यू दे रखी है 320 320 की, तो हमने क्या करना है उन दोनों को प्लस कर देना है जैसे हमने पहले फाइंड किया था, बिल्कुल वैसे ही करना है। फोर्थ और फिफ्थ रैंक देते हैं हम इन दोनों को, तो हमने क्या करा उन दोनों रैंकों को प्लस कर दिया फोर्थ और फिफ्थ रैंक को और 2 से डिवाइड कर दिया। सेम चीज़ करनी है आपको दोनों जगह। तो हमारी 4.5 हमारी रैंक आ गई, तो हमारे को क्या है 4.5 इसको रैंक दे देनी है। 320 को यहाँ पर भी और 320 को यहाँ पर भी 4.5 रैंक दे देनी है। अब हमारे पास इसके बाद क्या आएगी फोर्थ और फिफ्थ हो चुका था सिक्स्थ रैंक जो कि है 290 उससे छोटी वैल्यू है इसलिए हम उसे 6 रैंक दे देंगे। एंड देन हमारे आ जाती है 230 जो कि अगेन दो वैल्यू दे रखी है इसलिए हम दोनों का भी वही करेंगे, प्लस करके दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे और रैंक आ जाएगी हमारी 7.5 जो कि हमने एक्स सीरीज़ में करा था। बिल्कुल सेम वैसा ही आपको वाई सीरीज़ में भी करना है, उस तरीके से आप रैंक फाइंड कर सकते हैं। देन हमारी 7th और 8th रैंक को हमने प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारी 7.5 रैंक की दो वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद हमारे पास आती है 9th जो कि लास्ट वैल्यू है 210, सबसे छोटी वैल्यू है 210 इसीलिए हम उसको क्या देंगे 9th रैंक। फर्स्ट सीरीज़ में भी आपके पास 9 रैंक तक आ गई, 8.5 की 2 रैंक्स थी, मिला के दोनों की 9 रैंक में बैठती है। और सेकेंड सीरीज़ भी हमारे पास 9th रैंक तक आ गई हैं। अब हमें क्या करना है डी स्क्वायर फाइंड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे पहले डी की वैल्यू निकालेंगे। डी क्या है दोनों के बीच का डिफरेंस। एक्स की रैंक जो है और वाई की रैंक जो है उसके बीच का हमें डिफरेंस फाइंड कर लेना है, बिल्कुल उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में ये दिए हैं, हमें कुछ भी अरेंज नहीं करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करी थी 8.5, नंबर 1 वाली जो वैल्यू थी 8.5 रैंक पे थी और यहाँ वाई की थी 7.5। इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा मतलब दोनों को माइनस जब आप करोगे 8.5 में से 7.5 तो आपके पास यहाँ आ जाएगा 1 जो कि है डिफरेंस ऑफ एक्स एंड वाई।
एक्स और वाई की रैंक का डिफरेंस क्या हो गया 1। यहाँ वैल्यू दी है 8.5 और यहाँ दी है 9, तो इसका डिफरेंस आ गया माइनस का 0.5। आपको एक्स में से वाई को माइनस करना है हमेशा, इसीलिए यहाँ पे वाई की वैल्यू, यहाँ पर डी की वैल्यू जो है माइनस की आ रही है, क्योंकि हमने एक्स में से वाई माइनस करना है। अगेन नेक्स्ट वैल्यू 7 दे रखी है, उसमें से माइनस करेंगे 6 तो आ जाएगा 1। नेक्स्ट हमारे को 5.5 दे रखी है, उसमें से माइनस करेंगे 7.5 तो आ जाएगा माइनस का 2। 5.5 अगेन दे रखी है मैं यहाँ पे, उसमें से माइनस करेंगे 3 तो आ जाएगा 2.5 पॉजिटिव का। या 4 दे रखी है, उसमें से माइनस करेंगे 4.5 तो माइनस का 0.5 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है 3 - 1 2, 2 - 2 0 एंड लास्ट है हमारे पास 1 - 4.5 तो माइनस का 3.5 हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। डी हमने फाइंड कर लिया, एक्स की रैंक में से वाई की रैंक को माइनस करके अब आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं डी स्क्वायर। हमें क्या करना है, बस डी की जो वैल्यू है, डिफरेंस की जो वैल्यू आई थी हमारी, उसको क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 0.5 का स्क्वायर 0.25 होता है, 1 का 1 होता है, -2 का 4 होता है, 2.5 का 6.25 होता है, 0.5 का अगेन 0.25 होता है, 2 का 4 होता है, 0 का 0 रहता है एंड माइनस का 3.5 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 12.25। आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं स्क्वायर कैसे फाइंड किया जाता है, इसी वैल्यू को इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके। 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, 0.5 का मल्टीप्लाई 0.5 से करेंगे तो 0.25 आ जाएगा। स्क्वायर फाइंड करना बहुत आसान होता है, आपको आता होगा। हमें फॉर्मूला जो दिया गया स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन का, उसमें हमें फाइंड करना था सिग्मा डी स्क्वायर। तो सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, डी स्क्वायर हमने निकाल लिया है, उसका क्या करेंगे हम टोटल कर लेंगे। तो उसका टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 29। हमारे पास डी स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है सिग्मा डी स्क्वायर की, उसे हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है इसमें 9, तो एन की जगह पे आ जाएगा नंबर ऑफ टर्म, सिग्मा डी स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा 29। फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, 6 × 29, डी स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली सिग्मा डी स्क्वायर की 29, मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, क्योंकि क्वेश्चन में वही दिया है। एन की जगह पे एन लिख देंगे और फिर इसे सॉल्व कर देंगे। इसे जब आप सॉल्व करेंगे और 1 में से माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.758, पॉजिटिव वैल्यू आएगी आपके पास 0.758। तो P की वैल्यू जो है, कोरिलेशन की जो वैल्यू है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन की, 0.758 आ गई हमारे पास। तो मेथड हमारा हो चुका है कंप्लीट, आंसर हमारे पास आ चुका है। फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है मैंने आपको बता दिया, कैसे उसकी डी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है ये भी मैंने आपको समझा दिया। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन में सिर्फ इतना ही था समझने के लिए, और ये हमारा मेथड जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमें दिया है व्हाई वी स्टडी कोरिलेशन। अब इतना सारा जो हमने पढ़ा है कोरिलेशन के अंदर, वो क्या काम आता है, क्यों हम पढ़ते हैं कोरिलेशन को, ये चीज़ हम समझते हैं इसमें। The study of correlation reduces the range of uncertainty associated with the decision making. कोरिलेशन हम इसीलिए फाइंड करते हैं ताकि हम जब डिसीजन लें किसी चीज़ के बारे में, स्टैटिस्टिकल टर्म्स के बारे में, तो उसके बीच में जो अनसर्टेनिटी है उसे हम फाइंड कर सकें, पता कर सकें कितना अनसर्टेन है, कितना सर्टेन है वो चीज़ जो हम डिसीजन लेने वाले हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम उसमें डिसीजन लें। हमें जब दो चीज़ों की स्टडी करनी थी, हमने उसको स्टडी किया, उसके बारे में दोनों का रिलेशन फाइंड किया और फिर जाना कि उसके बीच में जो रिलेशन है वो कितना सही है या कितना गलत। दिस इज़ हेल्पफुल इन स्टडिंग फैक्टर्स बाय विच इकोनॉमिक इवेंट्स आर अफेक्टेड। अब ये जो कोरिलेशन एनालिसिस है वो क्यों हेल्पफुल है, हम फैक्टर्स के बारे में पढ़ सकते हैं जो इकोनॉमिक इवेंट्स हैं, हमारे देश के अंदर इकोनॉमिक कंडीशंस हैं या इकोनॉमिक डिसीजंस जितने भी हैं, उन्हें लेने से पहले हम उनके फैक्टर्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं कि दोनों कितने एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अगर हम किसी एक चीज़ के बारे में, किसी एक फैक्टर के बारे में कोई डिसीजन लेते हैं तो उसकी वजह से दूसरे फैक्टर पर कितना असर पड़ सकता है, क्योंकि अगर दोनों रिलेट करते हैं तो एक के डिसीजन से हमारे दूसरे के ऊपर इफेक्ट आएगा ही। तो इसलिए दोनों इवेंट्स के जो इफेक्ट्स हैं उनको स्टडी करने के लिए भी हम कोरिलेशन स्टडी करते हैं। कोरिलेशन स्टडी हेल्प अस इन आइडेंटिफाइंग सच फैक्टर्स विच कैन स्टेबलाइज अ डिस्टर्ब्ड इकोनॉमिक सिचुएशन। हम जब इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, अपने कंट्री की इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, तब भी कोरिलेशन हमारे बड़े काम आती है। उसके इकोनॉमी के अंदर जो फैक्टर्स होते हैं, इनकम होती है, डिमांड होती है, सप्लाई होती है, नेशनल इनकम होती है, जीडीपी होती है, या इकोनॉमी के बाकी के डिसीजन जो होते हैं, उन सबको स्टडी करने में भी कोरिलेशन बड़ी हेल्प करती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक दूसरे से रिलेट करती हैं, कोरिलेट करती हैं। अब उनके बीच का जो रिलेशन अगर हम फाइंड कर लें कि मैंने जो अभी आपको बात बताई कि एक के ऊपर कोई डिसीजन लेने से दूसरे पे कितना इफेक्ट आएगा, वही चीज़ हम फाइंड करते हैं, लेकिन अलग अलग जगह पे ये चीज़ काम आती है, इसीलिए सारे पॉइंट्स अलग हैं। बेसिकली आपको इसीलिए फाइंड करना है ताकि आप एक डिसीजन ले रहे हैं तो दूसरे के ऊपर जो इफेक्ट आने वाला है उसको स्टडी कर सकें।
Correlation study helps us to estimate the likely change in a variable with a particular amount of change in related variable. वही चीज़ है जो मैंने आपको ऊपर के तीनों पॉइंटों में समझाई। बेसिकली मैं आपको ये पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपके पास क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कोरिलेशन क्यों ज़रूरी है, क्यों हम फाइंड करते हैं कोरिलेशन, तो आप ये पॉइंट्स उसमें बता सकें और एक्सप्लेन कर सकें कि कोरिलेशन का क्या यूज़ है। यहाँ बता रहे हैं कोरिलेशन की स्टडी हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये एस्टिमेट करने में मदद करती है एक वेरिएबल के चेंज होने पर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू में चेंज आने को, जो एस्टिमेशन आता है दोनों के बीच का, उसे फाइंड करने में ये कोरिलेशन हमारी हेल्प करता है। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। इंटर रिलेशनशिप स्टडी बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स आर वेरी हेल्पफुल टूल इन प्रमोटिंग सर्च एंड ओपनिंग न्यू फ्रंटायर ऑफ नॉलेज। जब हम स्टडी कर रहे हैं दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को या दो डिफरेंट टाइप की थ्योरीज को, तो उनके बीच का रिलेशन भी फाइंड करने में कोरिलेशन हमारे हेल्प करती है। जैसे कि अगर हम दो मेथड्स की बात करें, जैसे कि स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन एंड कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, अगर हम दोनों के मेथड को स्टडी करें तो उसके बीच का भी हम रिलेशन फाइंड कर सकते हैं कि दोनों के मेथड में से क्या चीज़ सही बताई जा रही है और क्या गलत। तो इससे क्या है, एक नई ओपनिंग खुल के आएगी और एक नया मेथड भी हम डेवलप कर सकते हैं। तो इस चीज़ में भी हम स्टडी कर सकते हैं, या दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स की हम स्टडी कर सकते हैं, उसके बीच का कोरिलेशन फाइंड कर सकते हैं और बता सकते हैं कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो यहाँ अब हमारा कंप्लीट हो जाता है कोरिलेशन चैप्टर। इस वीडियो में जितना भी मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है कोरिलेशन के बारे में। कंप्लीट हो चुकी है ये वीडियो और आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम देख लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस किया। एक बार छोटा सा रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले हमने जाना मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कोरिलेशन। मैंने आपको बताया कोरिलेशन होता क्या है, उसकी कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं, किन किन राइटर्स ने डेफिनेशंस दी हैं, वो भी मैंने आपको इस वीडियो में समझाई। नेक्स्ट हमने जाना टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, कितने टाइप्स का होता है और उन दोनों के जितने भी टाइप्स हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस है, वो भी मैंने आपको यहाँ बताया। डिग्री ऑफ कोरिलेशन के बारे में हमने पढ़ा, जाना कि डिग्री ऑफ कोरिलेशन होती क्या है, कैसे हम उसे फाइंड करते हैं और उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। स्टैंडर्ड एंड प्रोबेबल एरर मैंने आपको समझाया इस वीडियो में, उसका फॉर्मूला भी बताया और उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करना मैंने आपको सिखाई। नेक्स्ट हमने जाना मेथड्स ऑफ फाइंडिंग कोरिलेशन। बेसिकली हमने इसमें पढ़े तीन मेथड, स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। ये तीन मेथड हमने इस वीडियो में कवर करे। यही तीन मेथड मोस्टली यूज़ किए जाते हैं कोरिलेशन फाइंड करने के लिए। ये तीनों मेथड हमेशा यूज़ किए जाते हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड हैं और हर जगह अप्लाई किए जा सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारी टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे और कोरिलेशन आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आप कोरिलेशन अच्छे से नहीं समझ पाए हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को एक और बार देखें और दोबारा से आपका सारा रिवीजन हो जाएगा और जो टॉपिक्स अगर आप समझ नहीं पाए हैं तो वो दोबारा से आपके समझ में आ जाएंगे। अगर आपको कोरिलेशन के बारे में कुछ और स्टडी करना है, कुछ और जानना है, तो आप मेरी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। मैंने उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आप चाहें तो मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके भी मेरी वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करके उसे विजिट कर सकते हैं। एट द एंड आपको यही कहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।